Okay, students, good morning. So, up till now, I told you about the drawbacks of Dalton atomic theory and Dalton atomic theory. तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन के ड्रॉबैक में हमने दो चीज़ें पढ़ी. क्या चीज़ें पढ़ी? पहली चीज़ हमने ये पढ़ी कि जो एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं और छूटते हैं, बहुत छोटे नहीं तोड़ सकते. लेकिन बाद में थ्योरी गलत प्रूव हो गई क्योंकि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स नाम के तीन और सब्सटेंस होते हैं. इनके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. अभी हमें सिर्फ ये जानना है कि वो टूट सकता था. तो ये कुछ उसकी गड़बड़ी थी जो उन्होंने बताई थी, जो उन्होंने बताया उसकी गलत हुआ. बाकी जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करी, उन्होंने क्या कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करी. वो बात उन्होंने अपनी थ्योरीज में बोली थी. बाद में जो कि लॉ बने और वो प्रूव भी हुए कि हाँ ये बातें सही थी. तो उनकी कुछ बातें ठीक थी और कुछ बातें नहीं थी. जो बातें उनकी ठीक थी वो ये थी कि जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो बराबर रहेंगे और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 एटम आधा एटम ऐसे जाके मिक्स हो रहा है. या तो पूरा एटम मिक्स होगा या फिर नहीं होगा मिक्स. ठीक है ना. तो ये कुछ बातें आई. तो इसके बाद हमारे पास जो मेन क्वेश्चन राइज होता है वो होता है कि एटम्स होते क्या है, क्या है, व्हाट आर एटम्स. ठीक है ना. या अगर एक एटम की बात करूँ कि व्हाट इज़ एन एटम. ठीक है ना. तो एक एटम या फिर ज़्यादा एटम की बात करूँ तो कि एटम्स क्या होते हैं. तो उसके लिए प्रॉपरली एक डेफिनेशन लिखी है एटम्स की. एटम्स की आपने डेफिनेशन लिखनी है. एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which take part in chemical reaction and maintain its chemical identity throughout all the physical and chemical changes. इसका मतलब ये है कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि किसी भी सबसे छोटी जो रिएक्शन जो भी चेंज होगा उसमें वो पार्टिसिपेट करने वाला है. ठीक है ना. और वो क्या करता है, एक अपनी आइडेंटिटी, केमिकल जो उसकी आइडेंटिटी जैसा वो दिखता है वो उसको मेंटेन करके रखता है. जैसे कि आप मान लो कि आपने बोला हाइड्रोजन एटम, तो सारे के सारे हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, एक से होंगे. ठीक है. ये डाल्टन जी ने भी यही कहा था. जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि सारे एटम्स एक तरह के एलिमेंट के सारे एटम्स सेम होंगे. वही तो वो आइडेंटिकल नेचर अपना हमेशा शो करते हैं. अगर आपने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल उठा लिया तो उसमें सारे के सारे एटम जो है हाइड्रोजन के ही होंगे और कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर आपने सोडियम क्लोराइड उठाया तो उसमें एक सोडियम और क्लोराइड के अलग अलग एटम्स होंगे जो ज्वाइन होंगे और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें ये दोनों ऐसे ज्वाइन हुए पड़े होंगे. ठीक है ना. तो ये जो भी कंपाउंड्स बनते हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास वो सब एटम से मिलके बने होते हैं. ठीक है ना. और एटम्स ही जो होते हैं बेसिकली जो सबसे लोअर पार्ट पे, मतलब सबसे लोअर स्टेज पे जो भी आपका क्या कहते हैं ये बना जो भी आपका कहते हैं केमिकल चेंज होता है वो कौन बनाता है, एटम्स करते हैं. ठीक है ना. तो ये आपने एटम की डेफिनेशन लिख ली. दूसरा आप लिख सकते थे इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. ये क्या है, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. ठीक है ना. हमारे जो साहित्य है जो पुराण है उसमें ऑलरेडी ये बता रखी थी कि सबसे छोटे पार्टिकल को हम अणु या परमाणु नाम से बोलते थे. अणु और परमाणु जिनको बोलते थे वही एटम्स थे जिनको हमने बाद में इन्होंने एटम्स बोल दिया. तो हमारे जो भी शास्त्र हैं, जो भी हमारे पुराने लिखे हुए जो भी लिटरेचर है वो बहुत अच्छे लिखे हुए थे. वो साइंस में काफ़ी आगे थे. उनको पहले ही पता था कि एटम्स कुछ होते हैं. ये एटम्स को अभी इन्होंने डेवलप करे हैं. जॉन डाल्टन जो हैं इन्होंने डेवलप कब किए, कब पता चला इसके बारे में. ये सब तो अभी पता चला 18वीं सेंचुरी में. ठीक है ना. लेकिन हमारे जो लिटरेचर लिखा हुआ वो तो बहुत पुराना लिखा हुआ है. 300 BC से भी पुराना लिखा हुआ है. तो तब से पता था उन लोगों की व्हाट आर एटम्स. उन्होंने अणु के बारे में, एटम्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया था. अब ये होते कितने बड़े हैं, इनका साइज़ क्या होता है. तो अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो इनका साइज़ होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ एक बार. साइज़ क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर. दैट मीन्स इसको हम और क्या बोल सकते हैं, 10 एंगस्ट्रॉम. ठीक है ना. 10 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको. ठीक है ना. इसका मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर. तो ये किस लेवल पे है, 10⁻⁻10 मीटर के लेवल पे. आपको पता है कि नेगेटिव पावर -10 लिख दिया तो कितना छोटा है ये. ऐसे मान के चलते हैं. देखो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ. आपका जो स्केल होता है, स्केल में जो आपके पास जो स्केल होता है उसमें जो एक आपका डिवीजन होता है वो कितना होता है बेटा, 1 mm के बराबर होता है. और 1 mm किसके बराबर होता है, 10⁻³ मीटर्स के. ठीक है ना. उस 1 mm के अगर आप कितने टुकड़े करोगे, उस 1 mm कितने टुकड़े करोगे, 10⁻7 टुकड़े करोगे. दैट मीन्स अगर इस 1 mm के 1 करोड़ डिविजन्स करोगे तो वो जो एक डिवीजन मिलेगा ना वो किसके बराबर मिलेगा, 10⁻10 के बराबर मिलेगा. ठीक है ना. दैट मीन्स मैंने क्या किया, इसको 10⁻7 से और मल्टीप्लाई कर दिया. तो 10⁻7
इंटू 10⁻⁻3। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, 10⁻⁻7 -3 ऐड होकर कितना आ गया, 10⁻10। तो मैंने क्या किया, आपको समझाने के लिए बताया कि कितना छोटा है। जो एक डिवीजन आपको दिखता है, 1 मिलीमीटर का डिवीजन दिखता है, उसके 1 करोड़ आप बीच में डिवीजन लगाओ तो जो एक डिवीजन होगा उसके बराबर होगा इतना होगा। वो किसके बराबर होगा, उसका साइज होगा एक एटम के बराबर होता है। एटम कितने छोटे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने एक पॉइंट लगाया है, इस पॉइंट में एक छोटा सा मैं अगर वैसे पॉइंट लगा देता हूँ, इस पॉइंट में अगर मैं एटम्स की बात करूँ तो कितने एटम्स होंगे, कम से कम इसमें एटम्स होंगे आपके कम से कम 1,00,000 एटम होंगे इस पॉइंट पे, ठीक है ना। इतना छोटा है आपका एटम। तो साइज ऑफ एटम आर ऑफ वेरी इज वेरी लो। कितना लो है ये देख लिया आपने। तो इसमें आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, टेबल में देखेंगे आप, जो टेबल दी हुई है आपकी पेज 33 में, उसमें एग्जांपल दिए हुए हैं। 10⁻10 जो है वो हाइड्रोजन के एटम का साइज है। फिर 10�9 जो है वो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल का साइज है। फिर उसके बाद अगर आप हीमोग्लोबिन, हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है उसका साइज है 10⁻8 है। फिर सैंड जो आपका क्या कहते हैं, आपकी जो मिट्टी होती है, मिट्टी का अगर एक दाना उठाओगे तो वो कितना बड़ा होगा, 10⁻⁴, यानी कि जो 1 मिलीमीटर था जो आपका स्केल का डिवीजन था, उसके 10 पार्ट करो, उसके 10 पार्ट में जो एक पार्ट मिलेगा उस पार्ट के बराबर आपका ग्रेन का साइज होगा। और उसके बाद क्या है, अगर आप चींटी को देखो तो वो 1 मिलीमीटर के आसपास की होती है, तो 10⁻³ मिलीमीटर्स के आसपास लिख दो। और एप्पल का साइज़ का जो एप्पल का जो हमारा रेडियस होता है वो कितना होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एप्पल का रेडियस कितना होता है, लगभग 1 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। बड़ा एप्पल देखोगे तो 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है, ठीक है ना। तो वो कितना होता है, 10⁻⁻1 मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने बात सारी बताई है। तो आप ये टेबल बना लोगे और एटम्स के बारे में जो मैंने आपको लिखवाया वो आप लिखोगे। समझ में आया कि एटम कितना छोटा है, एटम्स आर रिलेटिव। अब क्या किया, सिंबल्स बनाए एटम्स के, मतलब एटम्स को बताने के लिए उनके सिंबल्स बनाए, ठीक है ना, कि ये सिंबल इस एटम का होगा। तो स्टार्टिंग में प्रिमिटिव जो सिंबल आए थे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे, और आप जो सिंबल हम यूज़ करते हैं आज के ज़माने में, जो सिंबल यूज़ करते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो सिंबल ऑफ एटम्स, तो एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। जैसे मैंने हर एटम के, जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन का एटम, ठीक है ना। अब मैं हर हाइड्रोजन का एटम को तो बनाता नहीं रहूँगा ना, हर बार हाइड्रोजन तो लिखना पड़ूंगा ना। तो मैं उसको क्या बनाता हूँ, एक सिंबल बनाता हूँ जिससे मैं उसको जल्दी से बता सकूँ। तो हाइड्रोजन का सिंबल कैसा होता है, एक सर्किल और बीच में उसके एक डॉट। दिस इज द सिंबल ऑफ योर हाइड्रोजन। तो आपको खूब सारे सिंबल्स दे रखे हैं यहाँ पर, आपको सब देखोगे। इसको आपको कॉपी में लिखना है, हाइड्रोजन का सिंबल कैसा है, कार्बन का सिंबल कैसा है। कार्बन का सिंबल एक सर्कल में आप पूरा ग्रे कर दोगे, ऑक्सीजन एक सर्कल छोड़ दोगे वाइट पूरा, ठीक है ना। फॉस्फोरस के लिए क्या बनाना है, ऐसे मर्सिडीज़ का साइन बनाना है यहाँ पर, ठीक है ना। मर्सिडीज़ का साइन कैसा होता है, ऐसे ही होता है, ये फॉस्फोरस हो गया। सल्फर के लिए क्या करना है, ऐसे एक बीच में क्रॉस का साइन बनाना है, प्लस का साइन बनाना है, ठीक है ना। आयरन के लिए बीच में इसके क्या लिखना है बेटा, आई लिख देना है, ठीक है ना। कॉपर के लिए बीच में क्या लिखना है बेटा, सी लिखना है। कॉपर के लिए क्या लिखोगे आप, सी लिखोगे, ठीक है ना। लेड के लिए क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। सिल्वर के लिए क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे सिल्वर के लिए, ठीक है ना। गोल्ड के लिए जी लिखेंगे और ऐसे करके उसको चमका देंगे, ठीक है ना। प्लेटिनम के लिए या प्लेटिना के लिए क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। और मरकरी के लिए क्या लिखेंगे, मरकरी के लिए कैसे बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे चमकता हुआ दिखा देंगे उसे, दिस इज योर मरकरी। तो ये कुछ प्रिमिटिव सिंबल्स थे जो कि स्टार्टिंग में आए आपके, ठीक है ना, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कुछ 12 सिंबल्स हैं, 12 के 12 आप याद रखेंगे, ठीक है ना। कैसे बनाते हैं इसको, आप कॉपी में आप बना देंगे, ठीक है ना। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंबल्स बताए। तो जॉन डेल्टन जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, सिंबल्स को यूज़ किया और उन्होंने ऐसे सिंबल्स बनाए। ये जॉन डेल्टन के सिंबल थे सारे, ठीक है ना। तो इनके बारे में बात करते हैं हम। तो अब मॉडर्न डे में सिंबल्स कैसे होते हैं, तो जॉन डेल्टन के सिंबल्स थे। मॉडर्न डे में सिंबल्स कैसे होते हैं, तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, टेबल 3.1, वहाँ पर सारे के सारे सिंबल्स बता रखे हैं। तो ये सिंबल्स भी आपको क्या करना है, सारे के सारे कॉपी में लिखने हैं, ठीक है ना। और आपको बताना है कि कौन सा सिंबल किसका होता है और कैसे आता है, ये मैं आपको समझा दूँगा। एक भाषा होती है लैटिन भाषा, जो कि हमारी, हम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज है। कौन सी भाषा है बेटा, लैटिन भाषा है, जो कि आपकी क्या है बेटा, साइंटिफिक लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज है, साइंटिफिक। तो हम क्या करते हैं, सारे के सारे जितने भी सब्सटेंस हैं उनके नाम लैटिन भाषा में लिखते हैं, और लैटिन भाषा में जो इनिशियल्स आते हैं उनके हिसाब से उनके सिंबल्स बनाए गए। तो स्टार्ट करते हैं हम एल्युमिनियम से, एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम का इन्होंने क्या बताया लैटिन साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम इसका एल्यूमिनियम ही रहता है, तो इसका साइन कैसा रहता है, AL होता है। उसके बाद आर्गन, आर्गन क्या है आपकी गैस है, ARGON। आर्गन का सिंबल रहता है A कैपिटल R स्मॉल। याद रखेंगे जब भी हम किसी भी सब्सटेंस का सिंबल बनाएंगे तो पहला कैपिटल उसका बड़ा होगा और दूसरा कैपिटल जो लेटर जो होगा वो छोटा होगा। पहला लेटर जो क्या होगा बड़ा होगा, दूसरा लेटर जो होगा स्मॉल लेटर होगा। पहला लेटर कैपिटल हो, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक सिंगल लेटर हो, सिंगल लेटर है तो पहला लेटर एक ही लेटर होगा, उसको कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है ना। सेकेंड लेटर हमेशा स्मॉल ही लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लिखेंगे क्या है, बेरियम। बेरियम तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग बेरियम के लिए BA। फिर लिखते हैं बोरॉन, बोरॉन के लिए लिखते हैं हम B, क्योंकि बोरॉन पहले डेवलप हुआ था तो उसका नाम B दे दिया, सिर्फ BO नहीं लिखा, तो अगले वाले का भी B नहीं दे सकते थे, तो सेकंड इनिशियल उसका लिख लिया, बेरियम का BA लिख दिया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट नंबर आता है कैल्शियम का। कैल्शियम का लैटिन नेम भी कैल्शियम ही है, तो उसको CA से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है कार्बन। कार्बन पहले डेवलप हुआ होगा तो कार्बन का नाम क्या है, सिर्फ C है, ठीक है ना। उसके बाद है क्लोरीन, CHLORIN। इसको डिफाइन करने के लिए क्या है, CH नहीं, जब किससे डिनोट करते हैं, Cl से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट को कैसे डिनोट करते हैं, C कैपिटल और O छोटा। इसको और कार्बन मोनोऑक्साइड को आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड में O बड़ा होता है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, यहाँ पर कोबाल्ट है, कोबाल्ट के लिए O छोटा होगा। उसके बाद कॉपर होता है, कॉपर के लिए भी फिर O लिखना पड़ता है, लेकिन कॉपर का जो लैटिन नेम होता है वो क्या होता है, क्यूपर। क्या होता है बेटा, क्यूपर होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या, सिंबल क्या होता है, C स्मॉल u, Cu इज कॉपर। नेक्स्ट इज फ्लोरीन। F नाम का कोई और सब्सटेंस नहीं होता, इसलिए सिर्फ F लिख देते हैं। ऐसे पहला सब्सटेंस ये डेवलप हुआ था इसलिए F लिख दिया। फ्लोरीन से पहले कार्बन कार्बन सब डेवलप हो चुके थे, इसलिए यहाँ पर Cl लिखा है, यहाँ पर आपसे F लिखेंगे। गोल्ड, गोल्ड का नाम क्या होता है, गोल्ड का नाम होता है ऑन्टेनम। ऑन्टेनम नाम होता है, तो इसका नाम, इसका सिंबल क्या होता है, AU। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज आयोडीन, IODIN। आयोडीन किसके सिंबल से होता है, इसका सिंबल होता है I। इसके बाद आता है आयरन। आयरन का लैटिन नेम क्या होता है, फेरस। फेरस या फेरिक दोनों हो सकते हैं, तो इसको हम लिखते हैं Fe, फेरस का Fe लिखते हैं, ठीक है ना। लेड का नाम क्या होता है, लेड का नाम होता है प्लम्बम, बम, तो उसको हम लिखते हैं PB, ठीक है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का नाम होता है Mg, ठीक है ना। नियॉन, नियॉन क्या होती है आपकी, गैस होती है, उसका नाम, उसका नंबर क्या होता है N, उसको क्या बोलते हैं हम, Ne से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को किससे डिनोट करते हैं, N से। सबसे पहले ये डेवलप हुआ होगा, तब तक कोई अन्य नाम का आया नहीं होगा, तो उसका नाम N हो गया। ऑक्सीजन को किससे डिनोट करते हैं, O से, कैपिटल O, ठीक है ना। पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसका नाम लैटिन नेम क्या है, K से स्टार्ट होता है। सिलिकॉन, सिलिकॉन को किससे डिनोट करते हैं, Si से। ऐसे ही सिल्वर को, सिल्वर को कहते हैं अर्जेंटम, क्या कहते हैं, अर्जेंटम, तो नाम इसका सिंबल होता है Ag। सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है, इसी तरह से इसका नाम डिफरेंट होता है, तो क्या होता है, इसका नाम Na होता है। सल्फर, SuLPHO, सल्फर किससे होता है, S से स्टार्ट होता है, S सल्फर होता है। यूरेनियम के लिए क्या लिखते हैं, यूरेनियम के लिए हम लिखते हैं U। और जिंक के लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ZINC, जिंक के लिए क्या लिखते हैं, Zn। बस इतने नंबर आपको याद करने हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी डिनोट द सब्सटेंस यूजिंग देयर सिम्बल्स। तो सिम्बल्स ये आपको कॉपी में लिखने हैं, पहले आपको डाल्टन के सिम्बल्स लिखने हैं, फिर आपको ये सिम्बल्स लिखने हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे सिंबल लिख लेंगे सारे, ठीक है ना, और अपनी कॉपी में बनाएंगे। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे एल्केमिस्ट, उन्होंने भी सिंबल्स दिए थे। उनके सिंबल्स अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या बनाया था। उन्होंने बताया था ये क्या है बेटा, कॉमन सॉल्ट का सिंबल उन्होंने बताया। ये किसके थे, एल्केमिस्ट के। एल्केमिस्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिंबल बताया, इसका नाम था कॉमन सॉल्ट, ठीक है ना। कॉपर का सिंबल उन्होंने कैसे बनाया, ऐसा बनाया, COPPE, उन्होंने ऐसा बनाया।
आयरन का ऐसा बनाया था। ये वाले सिंबल जो थे वो क्या है बेटा, बहुत टाइम टेकिंग थे, बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग। देख रहे हो ना कितना टाइम लग रहा है इसको बनाने में, और वहाँ लिखने में ईजी था, वहाँ लिखना एकदम ईजी है, ठीक है ना, लिखना एकदम ईजी है। इसलिए इन सिंबल को बाद में रिडंड कर दिया गया, मतलब इनको हटा दिया गया, और इनकी जगह क्या लिया हमने, सिर्फ ऐसे नाम लिख के, ऐसे सिंबल्स लिख के, ऐसे क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट्स लिख के हमने काम किया, ठीक है ना। तो ये थे हमारे एल्केमिस्ट के 6 सिंबल्स जो उन्होंने बताए थे, ठीक है ना। किसी एलिमेंट को बताने के लिए उन्होंने 6 सिंबल बनाए थे। फिर कॉमन सॉल्ट क्या है, कॉमन सॉल्ट है हमारा NaCl, जो भी आप टेबल पे यूज़ करते हो, जो भी आप खाने खाते हो, खाने खाते समय सॉल्ट डालते हो, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो उसको सोडियम और क्लोरीन से मिक्स होकर बना होता है, और ये क्या है, दिस इज अ कंपाउंड, ये सारे बाकी एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो सिंबल क्या है, आप सिंबल क्या लिख सकते हो ऐसे, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज अ एब्रीविएशन और अ शॉर्ट नेम फॉर द फुल नेम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना। तो ज़्यादातर इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन से ऐसे लिखते हैं, जैसे एल्युमिनियम का एयर लिख दिया, आर्गन का एयर लिख दिया, ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस यही है कि सिंबल क्या करता है, सिंबल क्या करता है, पहले एक तो एलिमेंट्स को बता देता है हमारे कि एलिमेंट क्या है, कैसे है, ठीक है ना। और वो क्या बता देता है, वो ये बताता है कि हमारा सिंबल है वो ये बता देता है, इजीली हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी बड़े नाम को शॉर्ट में लिख के फटाफट डिनोट कर सकते हैं कि हाँ ये आपका एलिमेंट है। और आगे चल के हम ये देखेंगे कि जो सिंबल है उसको और ज़्यादा फाइनली उसको लिखा गया, और उसमें क्या बताया गया कि उसका मास क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये भी हम जानेंगे, ठीक है ना, कि क्या होता है मास नंबर और क्या होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो अभी तक हमने सिर्फ सिंबल्स के बारे में देखा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास। क्या होता है एटॉमिक मास, जानते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब वो, जिस नाम से पता चल रहा है बेटा, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ द एटम, ठीक है ना। एटॉमिक मास क्या है बेटा, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है बेटा, एटॉमिक मास इज एक्चुअली मास ऑफ एन एटम। किसी एटम का मास अगर आप लिखना चाहो, लिख पाओ, तो वो क्या अगर लिखोगे आप लिखोगे उस मास को, और उस मास को कहोगे आप एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास, अगर एटम का मास देखें तो एटम का मास तो बहुत छोटा और कम होगा ना, कि बहुत कम ऑर्डर में होगा। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन का मास होता है, हाइड्रोजन का मास में अगर आपको बताना चाहूँ तो वो होता है 1.626 इंटू 10⁻⁻27 kg, लगभग इस के बराबर होता है आपका एच का मास, ठीक है ना। एच का एटॉमिक मास क्या होता है, ये होता है। तो एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, एक ऐसी यूनिट बताई कि आपको बार बार ऐसे इतना बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े। तो यूनिट ने क्या बोला कि वो यूनिट क्या होगी हमारी, उसको हम कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट। उसको हम क्या कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे, AMU, और उसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, U होगा। तो अगर मैं एटॉमिक मास यूनिट की बात करूँ तो एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, हम क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड लिया गया है, IUPAC ने जो स्टैंडर्ड बनाया वो क्या बनाया, उन्होंने स्टैंडर्ड बताया कि अगर आप कार्बन लोगे, एक कार्बन लोगे, कार्बन का एटम लोगे, ठीक है ना, एक कार्बन का एटम लोगे, ठीक है ना, और उस कार्बन एटम के मास, एक एटम के मास को निकालोगे और उसको मास को किससे डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड करोगे। दैट मीन्स कार्बन 12 नाम का एक सब्सटेंस है आपके पास जिसका मास ऑलरेडी 12U होता है, ठीक है ना। उसके जब 12 से डिवाइड करोगे तो जो भी मास की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, 1U के बराबर आएगी, ठीक है ना। और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1.626 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है ना। तो आपका जो 1U होता है, जो आपका 1U होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, जो 1U होता है वो आपका किसके बराबर होता है, 1.626 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है ना। या फिर आप इसको 1.6 तक शॉर्ट में लिखना है तो 1.6 लिख लो आप, बस इतना काफ़ी है, ठीक है ना। 1.66 लिख लो, सॉरी इसको 626 मत लिखो, 1. ये इतना कितना आता है, 1.66 आता है, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली जो भी आपका मास होता है 1U इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। अब जो भी हमारा मास होगा किसी एटम का, वो एटम के अंदर जितने भी सब्सटेंस होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, उसको सबको प्लस करके आएगा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने एक आपने क्या कहते हैं बैग लिया है, ठीक है ना,
आपने उसमें 1 kg क्या दिया है, 1 kg टोमेटो डाले, ठीक है ना, 1 kg शुगर डाली, हाफ kg सॉल्ट डाला, ठीक है ना, और हाफ kg आपने उसमें क्या डाले हैं, मैंगोज भी डाले, ठीक है ना, ये सब चीज़ डाल रखी है उसमें। अब मैं आपसे पूछूंगा बैग का वेट कितना, तो आप क्या करोगे, इन सारे वेट्स को प्लस करोगे और बताओगे कि 3 kg आंसर है सर, ऐसे ही बताओगे ना। ऐसे ही एक एटम के अंदर जितने भी आपके सब्सटेंस होंगे, जितने भी आपके पार्टिकल्स होंगे, उस सबके मास को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उन सबके मासेस को यू में लिखने की कोशिश करी, ठीक है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एटम्स में क्या होता है, एटम्स 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एटम्स में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, बस इसको अभी समझेंगे कि ये 3 चीज़ें होती हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, ठीक है ना, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तो इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन, इसका सिंबल मैं ऐसे बनाऊंगा, प्रोटॉन इसका सिंबल मैं ऐसे बनाऊंगा, और न्यूट्रॉन इसका सिंबल मैं ऐसे बनाऊंगा, सिर्फ एन बनाऊंगा, ठीक है ना। इसमें प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस का मतलब है इनके चार्ज भी होता है। अब इसका मास कितना होता है, इसका मास होता है 1 U, इसका मास भी लगभग कितना होता है 1 U, क्योंकि प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.676 इंटू 10⁻27 kg होता है। तो उसके जब डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1 आंसर आता है। ऐसे इसका भी मास ऐसे ही होता है 1.672 होता है, यहाँ पर 674 होता है, इंटू 10⁻27 kg इतना होता है, ठीक है ना। तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 1 U होता है, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या करते हैं 1 U के बराबर लिख देते हैं दोनों मास। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो अब ऐसे मान के चलो कि अगर ये मास जो भी है, अगर ये इसके मास में डिफरेंस कितना है कि 1 किलो चीनी में क्या करना है आपको, 1 ग्राम चीनी को ऊपर नीचे करना है। तो अगर आप 1 किलो चीनी लेके गए और उसने गलती से 1 ग्राम ऊपर डाल दिया, तो आप उसको कंसिडर नहीं करोगे। कंसिडर करोगे 1 किलो में 1 ग्राम चीनी, कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसके सामने ये कैसा बेटा, बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है। तो इसलिए इस मास को जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें इसके मास को ऐड नहीं, इसको मास को मैं कंसिडर नहीं करता हूँ, और इसके मास को कितना बोलता हूँ 0 U बोलता हूँ। तो मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसके मास को हमें ऐड नहीं करना है। तो हर एलिमेंट में जो भी मास निकलता है, मास ऑफ एलिमेंट, वो किसके बराबर होता है, जितने भी प्रोटॉन्स हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका मास आ जाएगा किसका, एटम का। तो उस हिसाब से आपके कुछ एटम्स के मास दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, आपके कुछ एटम्स के मास दे रखे हैं यहाँ पर। वो मास कितने कितने दे रखे हैं देखेंगे। हाइड्रोजन का मास देखेंगे, क्या करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में आपको करूँगा। आपका नेक्स्ट जो चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसमें आप पहले 20 एलिमेंट्स पढ़ोगे, उन 20 एलिमेंट्स के मैं आपको मासेस बताऊँगा, ठीक है ना, और वो 20 एलिमेंट्स के मासेस आप याद कर लोगे। यहाँ पर आपके कितने मास दे रखे हैं, एकदम 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं, उनके मास दे रखे हैं। मैं आपको 20 एलिमेंट्स बताऊंगा, उन 20 एलिमेंट्स के आप मास लिखोगे, ठीक है ना, और आप अपनी कॉपी में इसको लिख के रखोगे, क्योंकि और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो एक खाली पेपर पे इसको लिख कर अपने कमरे पे कहीं चिपका लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप ये लिखवाने जा रहा हूँ। तो दिस इज़ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स, जो भी हमें पता है। तो मैं एटॉमिक मासेस बता रहा हूँ आपको एलिमेंट्स के, लिखेंगे अब किसका कितना होता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। कार्बन 12 के जब हम क्या करेंगे, एक एटम के 12 पीस कर देंगे, उस 12 पीस में जो एक पीस का जो वेट होगा वो 1 U के बराबर होगा। तो अगर मैं क्या करूँ, सीधे इसका मास ले लूँ, जितना भी आपके पास मास है C12 का मास जितना भी, उसको 12 से डिवाइड करूँगा तो वही तो बात हो जाएगी कि 12 पीस करके एक का मास ले रहा हूँ, तो 12 से डिवाइड करा, जो भी आंसर आता है वो क्या होता है आपका 1 U के बराबर होता है। ये स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है इन्होंने कि इतना होता ही है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। तो अब आपको बस एटॉमिक मास लिखना है। तो एटॉमिक मास की पहले एक बार डेफिनेशन लिख लेंगे, पहले लिखेंगे द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इन AMU, इन एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज AMU। जो मैंने बात बोली इसको आप क्या कहते हैं, रिपीट मोड में एक बार सुन के दोबारा इसको आप कॉपी में लिखेंगे, और आपने लिखना है एटॉमिक मास की डेफिनेशन, ठीक है ना। तो जो भी आपका एटॉमिक मास है आपने यू में लिखा, ये रिलेटिवली लिख लिया है आपने, यू में लिख लिया है। तो जो भी मैं आपका मास बताऊंगा इनका सबका, किस में बताऊंगा, यू में बताऊंगा। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 U होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन भी नहीं होता, तो उससे 1 U होता है। हाइड्रोजन के बाद दूसरा नंबर आता है हीलियम का। हीलियम का मास कितना होता है बेटा 4 होता है, 4 U। हीलियम का मास कितना होता है बेटा 4 U होता है,
उसके बाद हम किसका मास देखेंगे, उसके बाद हम मास देखेंगे लिथियम का। लिथियम का मास कितना होता है बेटा, लिथियम का मास होता है 7। एक मिनट, डिस्टर्बेंस, अब नहीं, ठीक है ना। तो लिथियम का मास कितना होता है बेटा, लिथियम का मास होता है आपका 7। लिखो आप, लिथियम का मास कितना लिख रहे हो, लिखोगे आप 7 लिखोगे। नेक्स्ट लिखो बेटा, लिथियम के बाद आता है आपका बेरिलियम। क्या नाम है इसका बेटा, बेरिलियम। ये जो मैं सब्सटेंस बोल रहा हूँ, जो भी मैं नाम बोल रहा हूँ, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनको याद करना ज़रूरी है। इनको क्या करना बेटा, याद करना ज़रूरी है, तो आप इनको याद जरूर करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर आता है आपका बोरॉन आता है। क्या आता है बेटा, बोरॉन। इसका मास मैंने लिथियम का मास कितना बताया था आपको बेटा, लिथियम का मास मैंने आपको बताया था 7U, ठीक है ना। फिर उसके बाद बेरिलियम का मास मैंने आपको बताया, क्या बेरिलियम का मास आप लिखोगे 9U, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आएगा बोरॉन। बोरॉन का मास कितना है बेटा, 10U। बोरॉन के बाद क्या आता है बेटा आपके पास, बोरॉन के बाद आपके पास आता है कार्बन। कार्बन का मास कितना होता है 12U, क्योंकि 1, जब 12/12 कर रहे हो तो 1 ही तो आंसर आ रहा है आपका, तो इस 12/12 करोगे तो 1 आंसर आएगा। तो कार्बन का मास तो ऑलरेडी पता है हमें कितना आएगा बेटा, 12U आएगा, ठीक है ना। कार्बन का मास कितना आएगा बेटा, 12U। कार्बन के बाद नेक्स्ट आपका सब्सटेंस क्या है बेटा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मैं बढ़ते हुए मासेस के हिसाब से लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन का मास कितना होता है बेटा, 14। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा, 16, ठीक है ना। ऑक्सीजन के बाद हम किसका लिखेंगे, ऑक्सीजन के बाद हम लिखेंगे फ्लोरीन का मास। फ्लोरीन का मास कितना होता है बेटा, लगभग 19, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आता है बेटा, नियॉन आता है। क्या आता है बेटा, नियॉन। नियॉन का मास कितना है बेटा, 20। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास सोडियम। सोडियम का मास आता है हमारे पास 23। तो मैं मास वाइज लिख रहा हूँ सबको, ठीक है ना। सोडियम के बाद क्या आता है बेटा आपके पास, मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम का मास होता है 24। मैग्नीशियम के बाद कौन सा आता है बेटा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का मास होता है हमारा, याद रखते हैं ना बस, ठीक है ना, याद रखते हैं 27। एल्युमिनियम के बाद हम लिखेंगे सिलिकन। सिलिकन का मास होता है हमारा, भाई ये लर्न करना पड़ेगा, इसलिए ये लिखना जरूरी है बेटा, ठीक है ना। आप ऐसे लिखना, एटम्स, एटम का नाम लिखना इधर, फिर एटम का सिंबल, फिर एटम का सिंबल के बाद एटम का मास, ठीक है ना। तो एटम का सिंबल, एटम का मास, ये तीन आप ऐसे करके टेबल बनाओगे, टेबल में तीनों चीज़ें लिखोगे, ठीक है ना। सिलिकॉन के बाद क्या आएगा बेटा आपका, सिलिकॉन के बाद आएगा आपका फास्फोरस। फिर मैं लिख लेता हूँ बाकी सारे, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है ना। सब लाइन से लिख लेता हूँ और उनके मासेस लिखते जाऊँगा। फास्फोरस का मास होता है बेटा 30। फास्फोरस का मास आप लिखोगे 30, ठीक है ना। फास्फोरस का मास 30.1 लिख लो यहाँ, ठीक है ना। मास का 31 होता है, फास्फोरस का मास लिखेंगे हम 31। सल्फर का मास 32, क्लोरीन का मास 35.5, ठीक है ना। आर्गन का मास कितना लिखेंगे, इसका मास 35.5 लिखेंगे। आर्गन का मास लिखेंगे हम 40, इसका 39, फिर से इसका 40। आप कहोगे सर आर्गन को आपने ऊपर क्यों किया, पोटेशियम को नीचे क्यों लिखा, ये हम आगे समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, लेकिन अभी आप ऐसे ही लिखो, इसका मास 40, इसका 39, इसका 40, ठीक है ना। तो कुछ कुछ लोगों के मास बराबर भी हो सकते हैं, कुछ कुछ एटम्स के मास बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर योर मासेस ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब एटम एग्जिस्ट कैसे करता है, ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में उससे बात करेंगे। तो जो भी हमारे पास, मैं आपको बता दूंगा एटम्स कैसे, कुछ एटम्स जो होते हैं वो एज अ सिंगल यूनिट एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, वो सोडियम ऐसे सिंपल एग्जिस्ट करता है, सल्फर सिंपल एग्जिस्ट करता है, मैग्नीशियम ऐसे सिंपल में एग्जिस्ट करता है, हीलियम सिंपल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। आर्गन भी ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, नियॉन भी ऐसे एग्जिस्ट करता है। लेकिन कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते। कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो एटम्स में नहीं, मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल H2, O2, N2, Cl2, F2, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं, ये सारे कैसे मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो दोनों तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो कि रिएक्टिव होते हैं। ये कुछ ऐसा होता है कि इनकी स्टेबिलिटी ऐसे में आती है। स्टेबिलिटी मतलब कि इनमें बहुत रैंडमनेस होती है, ठीक है ना, ये कुछ भी बन सकते हैं। तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अब वो एकदम स्थिर पड़ा रहे, वैसा ही दिखे, मतलब जब भी आप देखो H2 ही दिखे। अगर H को आप देखोगे, H ऐसा पड़ा हुआ है कहीं, थोड़ी देर बाद देखोगे तो H2 बन जाएगा, ठीक है ना। आप बार बार देखोगे H को तो थोड़ी देर में वो H2 बन जाएगा। तो यानी कि वो स्टेबल नहीं था H पे, तभी वो H2 पे आया। तो H2 बनने के बाद वो H2 रहता है, वैसा ही रहता है, तो यानी कि वो स्टेबल हो गया। तो यानी कि जब उसको लगता है कि हाँ मैं ठीक से ऐसे ठीक रह सकता हूँ, तो वहाँ पर क्या बनता है, वो मॉलिक्यूल बना लेता है, नहीं तो वो एटम में एग्जिस्ट करता है। तो इसके बाद हम यही पढ़ने वाले हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका रहेगा, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल।
तो इसके लिए अब आपको जो आपका होमवर्क है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो भी आपका इंडेक्स में दे रखा है वो आपको करना है पेज नंबर 35 में। और इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मेरे हिसाब से आपका कवर हो गया होगा इंडेक्स क्वेश्चन। तो इंडेक्स क्वेश्चन 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है ना, ये आपके काम में रहेगा। तो ये काम आपको मेरे को कब तक भेजना है, काम आज शाम तक भेजना है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, 2 इंडेक्स क्वेश्चन 35 के 2 इंडेक्स क्वेश्चन की फोटो को खींच के भेजोगे, जो कि आपको वो किस पे भेजोगे बेटा, क्लासरूम ऐप पे भेजेंगे। कोशिश करेंगे आप लोग सब कुछ काम का इसमें भेजें क्लासरूम ऐप पे। मैं हर दिन उसमें असाइनमेंट बना रहा हूँ, असाइनमेंट को खोलिए और उसमें अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। एक जो फोटो आपने खींची है, आपने काम जो किया है, 1 पेज की फ़ोटो होगी, वो 1 पेज की फ़ोटो बस आपको अपलोड करनी है। आप पिक अपलोड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप PDF बनाओ, सीधे पिक अपलोड कर दो, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।